जय हिंद दोस्तों, सभी का नमस्कार, सभी को नमस्ते। चंडीगढ़ पुलिस के लिए जीके जीएस के और स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन आपको चाहिए दोस्तों, वो यहाँ पे आपको जरूर मिलेंगे। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और एक बार फटाफट से इतना बता दो कि सभी को वॉइस आ रही है क्या। एक बार वॉइस वाली प्रॉब्लम काफ़ी बार रहती है, एक बार बताना सारे कि सभी को सही सुनाई दे रहा है क्या। फिर अगर ठीक है तो अपनी क्लास को चलने देते हैं। बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है क्या एक बार। हाँ बताइए भाई। और पीडीएफ जो है ना आपका, पीडीएफ बिल्कुल फ्री रहेगी, फ्री। वॉइस क्लियर आ रही है क्या एक बार बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए वॉइस क्लियर आ रही है क्या। अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही है क्या सही। वॉइस और वीडियो दोनों चीजें बता दो। अमित कुमार कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार भाई अमित। वॉइस ठीक है सर। और बताइए भाई, वीडियो सही दिखाई दे रहा है कि आपको आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए। किसी को अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, और वहीं पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं। कोई प्रॉब्लम होती है वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर दो, दोनों आपको सेवाएं मिलेगी। और डाउनलोड करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तभी एप्लीकेशन में सारी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। वॉइस आ रही है क्या सभी को। क्लास को शुरू किया जाए क्या। ऑल ओके है सर। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दो सारे भाई, सेशन को दबा के शेयर करो भाई। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूं, आप भी शेयर कर दो। सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे भाई, फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आइए भाई फटाफट से आइए। एक बार मैं भी देख लेता हूं आवाज सही है या गलत है, फिर बाद में बोलो गुरुजी आवाज नहीं आ रही, आप दिखाई नहीं रहे। डबल तो नहीं हो रही ना। ओके बता रहे हैं, ओके बता रहे हैं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, शेयर करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो शेयर तो करना पड़ेगा दोस्त। बताइए भाई, शुरू करेंगे क्लास। क्लास शुरू कर देंगे भाई साहब। सपना पूरा करना है आपकी बार, चंडीगढ़ पुलिस में आर या पार। जीके के 50 क्वेश्चन में कम से कम भी आपको 40 का स्कोर गेन करना है तो भाई हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, चाहे यूट्यूब से पढ़ लो चाहे पीडीएफ लेके पढ़ लो, बस कहीं पे बैठे हो वहीं पे बैठ के पढ़ लो भाई साहब। सेशन को शेयर करे भाई, सेशन को शेयर करे भाई। काजल ठाकुर जी सर, सेशन को एक बार सारे मिलके शेयर कर दो भाई। एक बार अपने फोन में स्टेटस लगा दो, व्हाट्सएप चाहे टेलीग्राम चाहे आपके फेसबुक चाहे इंस्टा, सारे जगह पे शेयर करके। एक चाणक्य विद्यापीठ पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं राकेश चौधरी सर, यानी कि मैं कर रहा हूं आपका स्वागत, आप तो नहीं करते। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, लगभग 2250 क्वेश्चन आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, उसका लाभ उठाइए भाई साहब। ठीक है ना, लाभ उठाइए भाई साहब उसका। और आज की क्लास और आपको दिख रही होगी आर या पार, यानी कि अंतिम संघर्ष चल रहा है, 5 दिन चलेगा। और आपको बता देता हूं दोस्तों, 22 जुलाई को लगभग आपके 10 घंटे की क्लास चलेगी भाई साहब। 10 घंटे की कंटिन्यू क्लास चलेगी और पूरे के पूरे 50 में से 50 जीके के क्वेश्चन फोड़ने की कोशिश करूंगा। उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम क्वेश्चनों को लिख रही है, टाइप कर रही है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आपका एक ही काम है, सेशन को शेयर करो। जितने भाई साहब मेरे छोटे भाई बहन मुझे लाइव देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि सर का सपोर्ट करना है तो भाई साहब सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना है भाई साहब। अगर पीडीएफ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बस एक चीज चाहता हूं, आप मेरे परिवार के सदस्य बनो। आपको जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री रहेगा। और ये वह क्वेश्चन है दोस्तों जो 23 जुलाई को आपको एग्जाम में दिखेंगे दोस्तों। तो अभी बोल रहा हूं भाई साहब, ये क्वेश्चन ले लो, पढ़ लो, ये वीडियो देख लो। और भी वीडियो अपलोड कर रखी है, 3-4 दिन से क्लास कंटिन्यू चल रही है। और 22 जुलाई को तो धमाकेदार सीरीज चलेगी। अगर वो वाली क्लास 10 घंटे की लगा ली तो मैं खुद दावा कहता हूं कि जहां तक मेरा मानना है कि 50 में से 50 फोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। और थोड़ी देर पहले करंट अफेयर की 10 घंटे की क्लास भी अपलोड कर दी गई है, उसको भी देख लो दोस्तों आप। अंतिम संघर्ष है ये राकेश चौधरी सर के द्वारा, चाणक्य विद्यापीठ के द्वारा भाई साहब, चंडीगढ़ पुलिस के लिए। और मैं तो ये बोलता हूं जिसकी जीके मजबूत है
और प्लस में आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे लो, रीजनिंग 35% प्लस में 50%। आप देख लो भाई साहब कितने परसेंट हो गए आपके 85। ये वह 85 फोकट के परसेंट, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ध्यान दोगे, इन 85 में से आपका स्कोर हो सकता है 75 प्लस। 75 प्लस का स्कोर हो सकता है। एक बार सारे मिलके सेशन को शेयर करें भाई, सारे मिलके सेशन को शेयर करें भाई। जय जवान जय किसान भाई साहब, जाट भाई हमारे साथ जुड़े हैं। आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपना पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया गया, ध्यान से अच्छे से देखना। ब्रिटिश काल में बंबई प्रेसिडेंसी में आने वाले क्षेत्र कौन से थे। हल्के प्रश्न में मत लेना गुरुजी, प्रश्न कैसे क्या आएंगे। भाई साहब यहां पे जो करवा रहा है मटेरियल लूट लो भाई साहब, बार बार मत बोलना कि सर बताया नहीं। 50 में से 50 का सपने देख रखे ना, तो सपने पूरे होंगे एक चाणक्य विद्यापीठ से और मेरे द्वारा, यानी कि राकेश चौधरी के सर के द्वारा। अभी बोल रहा हूं भाई साहब, पीडीएफ आपको सब कुछ दिया जा रहा है भाई, मैटर फिर भी नहीं पढ़ रहे आप, पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। हाथ जोड़ दिए भाई, अब तो पढ़ लो। आपको तो कुछ नहीं है, आपके माता पिता ने तो सपने देख रखे, उनको तो पूरा कर लो आप तो यहीं घूमते रहना गलियों में। हाँ क्या कर रहे हो, आपकी याद आ रही है, चलते हैं जूस पीने, बस यही काम करना आप, और कोई तो काम नहीं है आपको। बाबू सो मत, फोन मत काटियो, नींद नहीं आ रही। भाई साहब ये बाद में कर लियो, जब तू लग जाएगा तेरे आगे पीछे डोलेंगी, और आप लग जाओगी जब ये आगे पीछे डोलेंगे आपके। एक बार कुछ तो करो, घर वालों की ओर तो देखो दोस्तों। सेशन को शेयर करें भाई। तनु हमारे साथ जुड़े, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। 15 मिनट लेट होने के लिए उसके लिए माफी चाहता हूं। टेक्निकल टीम को थोड़ी सी बुखार हो गई थी, पैरासीटामोल उसके मुंह में डाल दिया। वो कह रहा गुरुजी अब टनाटन हूं, अब आपका कंटेंट मैं तैयार करूंगा, यानी कि 22 जुलाई का 10 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी दोस्तों। तो यहां पे क्या दिया गया कि ब्रिटिश काल में बंबई प्रेसिडेंसी में आने वाले क्षेत्र कौन से थे। तो ये गुजरात का कोंकण हो गया, नासिक हो गया, पुणे हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र आपके आते थे। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भाई साहब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान से देखना। बाल गंगाधर तिलक, क्या प्रश्न है भाई साहब। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्रिका का नाम बताइए। बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्रिका का नाम, एक का नाम है मराठा, एक का नाम है केसरी, क्या दोनों है। बाल गंगाधर तिलक जिसे लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। सब राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, में इसे लेके रहूंगा, बात बोली थी, याद आ रहा है कुछ ध्यान में। अरे याद रखना पड़ेगा भाई साहब, दिन थोड़े बचे मेरे भाई, पढ़ ले। हाँ तो याद रखना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये दोनों समाचार पत्र आपको याद रखने हैं, मराठा व केसरी। क्वेश्चन बहुत है, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। डेप्थ नॉलेज चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जीके की, बिल्कुल थ्योरी से बिल्कुल डेप्थ पढ़ाऊंगा आपको मैं। पर अभी एक बार ये पेपर को देख लो। स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो धर्म सम्मेलन की यात्रा कब की थी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे आपको याद रखना है। जबकि इंटरनेशनल यूथ डे आता है 12 अगस्त को दोस्तों। पर्सन यहां क्या पूछ रहा है, अच्छे से देखना भाई, प्रश्न करो उत्तर और आगे बढ़ो। प्रश्नों की संख्या बहुत है दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनाय को खाने का। देखिए स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो धर्म सम्मेलन की यात्रा 1893 और आपको पता होगा 1893 में महात्मा गांधी भारत से कहां गए थे भाई, दक्षिण अफ्रीका। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड भाई। हाँ आगे देखिए अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में क्या दिए गए, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किसने किया। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों। राष्ट्रपति का जो भवन है अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर की रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। इस राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर का नाम बताना है, तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा एडविन लुटियंस। और याद रखना दोस्तों, जो हमारी पुरानी संसद भवन है उसका वास्तु, उसका डिजाइनर भी कौन है, एडविन लुटियंस। ये भी आपको ध्यान देना है। जबकि वर्तमान संसद भवन का जो डिजाइनर है विमल पटेल, आपको ध्यान देना है भाई। पेपर क्लियर करना है तो बातों को सुनते चलो, पेन कॉपी रख लो, एक्स्ट्रा बात है तो छाप दो, 4-5 दिन की तो बात है। फिर और दिल्ली पुलिस को देख लेना भाई साहब, ऐसे चक्कर काटते रहना, ये नहीं एक पेपर में सेलेक्ट हो जाए। क्या दिया गया, वह मुगल शासक जिसका मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अब नाम से पता चल रहा है कोई बड़ी बात थोड़ी है कि हुमायूं था, बाबर था, जहांगीर था या औरंगजेब था।
मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले शासक का नाम क्या है भाई? बाबर। क्या नाम है दोस्तों? बाबर। उसके बेटे का नाम क्या है? हुमायूं। उसके बेटे का नाम क्या है? जहांगीर। तो जहांगीर का ही ये नाम है दोस्तों, किसका? जहांगीर का। न्याय की जंजीर की व्यवस्था किस शासक ने चलाई थी? किस मुगल शासक ने? तो आपका जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की क्या करवा दी दोस्तों? हत्या करवा दी। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। और जहांगीर का जो वास्तविक नाम या उसे क्या बोलते थे बचपन में? सलीम। और ये किसका पुत्र है दोस्तों? अकबर का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर जहांगीर नामा किसके द्वारा लिखा गया, जहांगीर नामा किसके द्वारा लिखा, फटाफट से कमेंट करके बता दो दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ू क्या भाई? बता देना भाई, कोई दिक्कत आ रही हो तो। देखिए भाई, जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। किस मुगल शासक ने भारत आक्रमण 1519 से 1530 के बीच विजयनगर कर्नाटक साम्राज्य की राजवंश का अधिकार था दोस्तों? क्या प्रश्न है भाई साहब? अब ये किसका है भाई साहब? संगम वंश का, चालुक्य वंश का, या तुंग वंश का, या अरिडू वंश का? तो ये याद रखना दोस्तों, ये आपके किसका हो जाएगा? संगम वंश का। किसका दोस्तों? संगम वंश का। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या है? अजमेर की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? अजमेर की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? अजमेर जो लूणी नदी के किनारे, वर्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर, अजमेर, आपको ध्यान देना है। अब नहीं कर रहा भाई जाट भाई, अब ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेशन को शेयर करें भाई, जो कल विद्यार्थी नहीं है उनको बताइए। देखिए, तो अजमेर की स्थापना किस वंश ने की थी? तो आपका जवाब यहां पे क्या होगा? भाटी वंश या चौहान वंश ने? तो यहां पे याद रखना अर्णोराज चौहान। आगे देखिए, वर्ष 1914 के शिमला कन्वेंशन में समझित मैकमोहन लाइन का संबंध तिब्बत के किस भारतीय राज्य के साथ है? आपने पढ़ा है कि मैकमोहन लाइन भारत और चीन के मध्य निर्धारण करती है, जबकि चीन के तिब्बत और भारत के किस प्रांत के साथ यह निर्धारण करती है? यह राइट उत्तर आपको बताना है फटाफट से। सेशन को शेयर करते चले दोस्तों भाई, सेशन को शेयर करते चले भाई। भारत का कौन सा राज्य है जिसके बीच में और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है दोस्तों? तो यहां पे जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह है आपके अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। वीडियो ठीक चल रही है दोस्तों, मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक बार थोड़ी सी बबलिंग सी हुई थी, हाँ अब ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके करके बताइए, थम्स अप कर दो भाई। आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या कहता है कि संसद के संयुक्त सत्र, अब संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अब संयुक्त सत्र यानी कि लोकसभा जब राज्यसभा, इन दोनों को एक साथ बिठाया जाता है और मीटिंग की जाती है, बैठक की जाती है, इसे संयुक्त बैठक या सत्र के नाम से जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, या राज्यसभा का अध्यक्ष बोलकर, या आप इसे बोल सकते हो राज्यसभा का सभापति, या भारतीय राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। लोकसभा और राज्यसभा जब एक साथ बैठते हैं आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत, यह याद रखना। अभी तक संयुक्त बैठक का प्रावधान 4 बार हुआ है, किसी बिल को पास करने के लिए 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है दोस्तों? 3 बार हुआ है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगर वह अनुपस्थित नहीं है तो करता है उपाध्यक्ष, और वह नहीं है तब करता है राज्यसभा का उपसभापति। कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों ओम बिड़ला, जो कोटा बूंदी आपके एमपी क्षेत्र से निर्वाचित हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, 4 लाख, लोकसभा
अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा के अध्यक्ष के पद की शपथ होती है क्या? आप बोलोगे नहीं सर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बोलोगे सर ये उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पे सबसे पहले कौन आया था? तो आपका जवाब रहेगा जीवी मावलंकर। क्या रहेगा दोस्तों? जीवी मावलंकर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि वर्ष 1947 के समय, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ बताइए, सर विंस्टन चर्चिल थे या आपके कैलिमेरिच एटली? तो यहां पे आपका क्या राइट उत्तर होगा भाई? एटली। लगाइए भाई, कमेंट करें भाई, साथ साथ में आप आंसर भी गिव करें भाई। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? महाकाव्य पद्मावत के लेखक का नाम बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई साहब, गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो महाकाव्य पद्मावत के जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए भाई। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या दिए गए? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर का नाम बताइए। अक्सर एग्जाम में आता ना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? तो आप बोलते हो 3:2, यानी कि भारतीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। चौड़ाई लंबाई का अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइनर है उसका नाम है पिगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो आपका जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। कितने रंग है दोस्तों? 4 आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो क्षैतिज पट्टियां हैं इनका अनुपात कितना है? 1:1। कितना अनुपात है? 1:1। और तीनों के रंग अलग अलग है। बीच में एक अशोक चक्र जो है उसमें तिल्लियों की संख्या पूछ लेता है, कितनी है दोस्तों? 24। और इन तिल्लियों का जो रंग है वह नेवी ब्लू यानी कि गहरा नीला बता सकते हो। और ये सारनाथ से लिया गया ये अशोक चक्र है, आपको ध्यान देना है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत काल किस शताब्दी में आया था? अब आपको पता है शताब्दी जो होती है 100 वर्ष क्या होती है? आगे चलती है। ध्यान देना कि दिल्ली सल्तनत काल की जो नींव रखी थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी भैया? ऐबक ने। और ऐबक ने कब रखी थी दोस्तों? 1206 में। कब रखी थी दोस्तों? 1206 में। और 1206 से लेकर ये दिल्ली सल्तनत काल कब तक चला? तो आपका जवाब होगा सर 1526, यानी कि 13वीं शताब्दी से लेकर ये कब तक चला? 16वीं शताब्दी तक। तो अगर जोड़े में पूछे कि मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत काल का समय बताइए तो 13 से लेकर 16 कर देना, या यहां पर आपको स्थापना ही पूछ रहा है तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 13वीं शताब्दी। बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। सर चिकना चिकना दिख रहे हो, अरे वाह भाई साहब, देखो हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं। अरे फेस में क्या रखा है? तू गाली देखियो मेरे, पढ़ मत लियो लाला, तेरे फोन में से पटापट थप्पड़ लगाऊं, तेरा बनाऊं मोर। पगले पढ़ ले, चल समेली बाजार में तुझे झूला झूलाऊं। पढ़ ले लाला, पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इन बातन में। इधर देखा आगे, आगे देखिए क्या दिया गया। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भाई साहब, अच्छे से पढ़ लेना, फिर बोलोगे गुरुजी बताया नहीं आपने। अब बता रहा हूं लाला, ध्यान लगा के पढ़ ले। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? अल हिलाल समाचार पत्र उसने शुरू किया था दोस्तों जो देश के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री। देश के पहले क्या थे दोस्तों? शिक्षा मंत्री। आपको ध्यान देना है दोस्तों। और जो कांग्रेस पार्टी के युवा लीडर भी बने थे जिनका नाम क्या था? खान अब्दुल गफार खान, या मौलाना लियाकत अली, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या अबुल कलाम आजाद। फटाफट से बताइए भाई क्या नाम आएगा भाई साहब?
तो याद रखना दोस्तों, अबुल कलाम आजाद आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट। 1912 में चलाया गया समाचार पत्र का नाम है अल हिलाल नामक समाचार पत्र, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री, और इन्हीं शिक्षा मंत्री का जो बर्थडे आता है, क्या आता है दोस्तों, बर्थडे, वह कब आता है, 11 नवंबर को, और उसी दिन बनाते हैं एजुकेशन डे। क्या बनाते हैं दोस्तों, एजुकेशन डे, यानी कि शिक्षा दिवस किस भारतीय व्यक्ति की याद या उसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो आप बोलोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया, तू झुक ए बाबरी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। तू झुक ए बाबरी ग्रंथ किस भाषा में लिखा, जिसका फारसी में अनुवाद किया था, किसने किया था, खान ए खाना, बताइए भाई साहब। तू झुक ए बाबरी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, फारसी, तुर्की, अरबी, हिंदी। तो याद रखना दोस्तों, यह लिखा गया आपके तुर्की भाषा में। किसमें लिखा गया, तुर्की भाषा में। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो झुक ए बाबरी की जो रचना की थी, ये मुगल साम्राज्य के पहले शासक, या बोल सकते हो मुगल साम्राज्य या मुगल वंश का संस्थापक, और संस्थापक कौन है भैया, बाबर। कौन है दोस्तों, बाबर के द्वारा ये अपनी बायोग्राफी लिखी गई दोस्तों। अरे साहू जी पढ़ ले, लाला पढ़ ले। आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, अनहैप्पी। इसका उत्तर मिल गया आपको, हाँ ठीक है। आगे देखिए, अगले में क्या दिया गया है, अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करे भाई कमेंट, सेशन को शेयर नहीं कर रहे भाई, मजा नहीं आ रहा कुछ। ऐसे बात थोड़ी बनेगी, ऐसे बात थोड़ी बनेगी भाई साहब। करो शेयर, करो दबा के। देखिए, अनहैप्पी इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है, यह लिखी गई है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। आपको ध्यान देना, साइमन कमीशन, वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे ना, लाला लाजपत, लाठी चार्ज करवाया गया, ठीक है ना, और सैंडर्स के द्वारा इसकी हत्या करवाई गई थी। सैंडर्स, जनरल डायर ने तो जलियांवाले बाग हत्याकांड करवाया। आगे देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। क्या प्रश्न है दोस्तों, फोड़ दो भाई साहब, आंखें बंद करके प्रश्न को फोड़ दो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक का नाम बताना आपको, खुशवंत सिंह, ज्योतिबा फूले, कुलदीप नैयर या चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड इंडिया पॉजिटिव नामक पुस्तक लिखी है चेतन भगत ने। खुशवंत सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली। और याद रखना, गुलामगिरी पुस्तक का रचिताकार है ज्योतिबा फुले। तो यहां पे राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। पीडीएफ मिलेगी क्या सर, भाई मिल जाएगी पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, वहां पे व्हाट्सअप कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना दोस्तों। शेयर करा करो आप भाई साहब, जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है पूरी टीम, मैं कर रहा हूं, तब आपका एक ही तो फर्ज है, कम से कम एक विद्यार्थी को तो ला सकता है। ये थोड़ी बोल रहा हूं गली में से पकड़ के गुद्दी यहां बिठा दो, हाँ गुरुजी की क्लास चले यहीं बैठा रही हो, हिल मत जाइयो, ऐसा काम ना करना। कंपटीशन इज हार्ड वर्क। और पेपर में तुझे क्या लगता है, कोई बता देगा, किसी को यह बोलेगा गुड़िया बता दे, क्यों बता दो भैया, मैं नहीं बता रही, मैं लेट हो रही हूं, कोई नहीं बताएगी ना कोई बताएगा। और फिर बाइबर का मुंह बना के जो पेपर हार्ड हो, पेपर हार्ड था, टीचर ने कराया आया ही नहीं, पढ़ना तो है नहीं तुझे, और मैं दिखा दूंगा, सारी वीडियो देख लियो, 40+ का स्कोर दिखाऊंगा मेरे। ओपन चैलेंज है भाई साहब, फोन की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लियो, हड़के मत लियो। तभी तो कहता हूं भाई पढ़ लो, और शेयर करने का काम क्या करो आप, एक सारे स्टेटस लगाओ पहले, फिर आगे बताऊंगा। स्टेटस लगाओ, इतने बताता भी नहीं मैं, योगा लिया गोज मंगा लूंगा, ये बतांदा भी कौन था हमने, बहुत दिन हो गए था हम। शेयर करके आओ भाई, एक बार शेयर करो सारे।
पढ़ाना ही पड़ेगा। लाइक नहीं करते, कितने लाइव हो, लाइक तो कभी करना ही नहीं है। लाइक क्या भी करो थम, हमने क्या चाहिए, लाइक ना करियो थम, और शेयर भी ना करियो, कोई जरूरत को नहीं, रहने दियो, पढ़ लियो ही बापने। देखिए भाई नेक्स्ट पर्सन क्या देता है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भाई साहब गांधी जी क्यों आश्रम बना हुआ यार, और क्यों प्रश्न पढ़ने पड़ा दोस्तों। छत्तीसगढ़ कब आओगे सर? मोटरसाइकिल में तेल डलवा ले तो अभी आ रहा हूं। अरे लाला पढ़ ले। देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी दोस्तों, यह आपके 1916 में, ये याद रखना है। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? फोड़ दो भाई पर्सन को। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1934 में, 1929 में, 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों, यह आपके 1931 में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के मध्य किया गया था, जिसमें जो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन में चलाया गया उसको रद्द कर दो भाई, और आपके गोलमेज सम्मेलन हो रहे उनमें आप भाग लो। गांधी इरविन समझौता हुआ उस वक्त कौन सा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए थे दोस्तों? लंदन में, ये याद रखना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में से कौन से सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? दूसरे में दोस्तों। आगे देखिए क्या कहता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता की बात कर रहा है, जबकि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले जो कहा था वह रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की जो संज्ञा दी थी वो चर्चिल के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी को बापू की जो संज्ञा दी गई थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई। महात्मा गांधी की जयंती पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है वो 30 जनवरी को मनाई जाती है, और उस दिन हम क्या मनाते हैं भाई साहब? आप बोलोगे सर शहीद दिवस। क्या? शहीद दिवस। यहां देखिए प्रश्न क्या कहता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपमा दी थी ये अडोल्फ हिटलर ने दी थी, जो जर्मनी का शासक था और वियना ऑस्ट्रिया का एक पुत्र था दोस्तों। याद रख लोगे? रखना पड़ेगा भाई। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? और आपको पता है कि लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ कब? 1931। और बोला गया आप कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लो, ऐसा नहीं बोला कौन से में लो, आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लो। तब महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कौन से दोस्तों? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपका बी। बिल्कुल तनु का सही है, सौरभ भी ठीक है, जाट भी सही दे रहा है। हाँ भाई साहब, बाकी बच्चे कमेंट नहीं करते, कमेंट किया करो भाई, पता तो चलेगा कितने पानी में आप। आगे देखिए इंडिया वॉर, हाँ इंडिया वॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चित्ररंजन दास है, लाला लाजपत राय है, या मेघा है, या दुर्गावती देवी है? इंडिया वॉर इंडियन नामक पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह कौन है दोस्तों? चित्ररंजन दास है या लाला लाजपत राय है? बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करें भाई, फोड़ दो भाई प्रश्न को। इंडिया वॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट उत्तर होगा चित्ररंजन दास दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना सन 1923 में की गई थी, और स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस शहर में की गई थी? दिल्ली में, मथुरा में, लखनऊ में, या इलाहाबाद में? स्वराज्य पार्टी का जो अध्यक्ष था दोस्तों मोतीलाल नेहरू, और इसके जो महासचिव थे उनका नाम क्या था? सी चितरनदास। सी चितरनदास थे क्या? कमेंट करें भाई फटाफट से। सी चितरनदास की अध्यक्षता में मोतीलाल ने इसको कहां पे स्थापना की गई दोस्तों? इलाहाबाद में। कहां पे की गई? इलाहाबाद। इलाहाबाद वर्तमान में क्या है? प्रयागराज है। और याद रखना दोस्तों भारत का जो मानक समय रेखा है वो यहीं से है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या कहते हो। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा, भाई साहब शेयर करो भाई क्लास को,
ऐसे मजा नहीं आएगा भाई साहब। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? 16, 13, 9, 19। भूमध्य रेखा कितने देशों से? भूमध्य रेखा के बारे में सुनना दो बातें, एक तो याद रखना 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च, इसकी विशेष बात क्या है? 23 सितंबर और 21 मार्च, इनकी विशेष बात है कि इस दिन और रात क्या होते हैं दोस्तों? बराबर। और किस रेखा पे जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है तो आप बोलोगे सर भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो आपका जवाब होगा 13 देशों से। सर भूमध्य रेखा को एक नदी 2 बार काटती है, उसे बोलते हैं कांगो नदी। क्या बोलते हैं? कांगो नदी अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में, जिसका प्राचीन नाम था जायरे। क्या नाम था? जायरे। तो याद रखना कांगो देश भी है। तो आप कर लोगे, भूमध्य कितने देशों से काटती है भाई? गुजरती है 13 देशों से। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, अच्छा प्रश्न है। वर्ष 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस शहर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी? याद रखना वर्ष 1973 नहीं, आपको सॉरी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो स्थापना की गई थी पुणे, मुंबई और कोलकाता या लाहौर, किस शहर में की गई थी? तो आपका राइट उत्तर होगा कोलकाता में। किसमें की गई थी दोस्तों? कोलकाता में। तो जो इसे एक एपेक्स कोर्ट के नाम से जाते थे, एपेक्स कोर्ट, जो बाद में चल के आपके फेडरल कोर्ट बना, ठीक ना, बाद में चल के आपके सुप्रीम कोर्ट बना। और कब बना? 28 जनवरी 1950 में इसका नाम पड़ा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। याद रखना, जिसमें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के, ठीक ना। और उसके न्यायाधीश का नाम बताइए, करंट अफेयर की क्लास भी ली थी मैंने दोस्तों। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए गए, अच्छा प्रश्न है। श्री मरुदेश्वर स्वामी मंदिर किस राज्य में? यह प्रश्न तो जिसका गलत हो गया भाई उसको तो पीट पीट के मारूंगा भाई साहब, फटाफट से बता दो। ये प्रश्न तो बताने वाले को 11 रुपए फोन पे मेरी तरफ से, फोन पे बता देना दोस्तों आराम से। आगे देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई दोस्तों? आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1941 में या 1943 में, 1942 में, 1940 में? आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज बोल रहा है। याद रखना दोस्तों, आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद फौज की स्थापना में अंतर है दोस्तों। इनकी जो स्थापना है दोस्तों फौज की, ये आपके 1942 में। और कहां पे की जाती है दोस्तों? कहां पे की जाती है? जापान में या सिंगापुर में? आजाद हिंद फौज की स्थापना अरे डेली, अरे साहू आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 में जापान में। और आजाद हिंद सरकार जो बनी वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई दोस्तों। आजाद हिंद फौज की जो गठन किया था जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा, याद रखना, रास बिहारी बोस के द्वारा। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी 2 सदस्य होते हैं। याद रखना सुरक्षा परिषद के अंदर आपके टोटल जो मेंबर है वह 15 मेंबर है। इनमें से कुछ मेंबर अस्थायी हैं तो कुछ मेंबर स्थायी हैं, यानी कि देश। स्थायी और अस्थायी कौन कौन से हैं? याद रखना स्थायी देशों की संख्या 5 है जबकि अस्थायी 10 है। और अस्थायी जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। और ये 5 वह देश है जिनको विटो पावर है। कर लोगे? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। और ये कितने हैं दोस्तों? आपके 10 है। तो यहां पे क्या पूछा है? इसका कार्यकाल तो पूछा है, तो आप कर देना। ये यहां तक कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा दोस्त। आगे देखिए क्या कहता है, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य चंद्रावर का युद्ध लड़ा गया था और यह कब हुआ था? 1168, 1194, 1207, 1203। बताते हैं कि मोहम्मद गौरी राजा जयचंद गढ़वाल के मध्य ये युद्ध ना होकर ये एक संधि में तब्दील हो गया। और याद रखना ये 1194
1194 में। कब हुआ था दोस्तों? 1194। लेकिन इससे पहले याद रखना 1191 का और 1192 का, इन दोनों को कहा जाता है तरावड़ी या तराइन का युद्ध, तराइन का वार बोल सकते हो आप, ठीक है ना। और ये हुआ था आपके, एक साइड था गौरी, एक साइड था गौरी, तो एक साइड था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसमें गौरी दूसरे युद्ध में जीता, चौहान पहले युद्ध में जीता। ये भी आपको ध्यान देने हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए मेरे भाई, क्या कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष भारत में आयोजित किया जाता है। सही है बिल्कुल बात, यानी कि वोटर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट में लगाइए भाई साहब, चैट सेक्शन सभी का चलना चाहिए। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्त। फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड 3-4 याद रखना आप। एक तो याद रखना भैया 8 मार्च का, एक 8 मार्च का, एक याद रखना भाई आपके 8 अक्टूबर का, एक याद रखना 10 दिसंबर का, एक याद रखना दोस्तों 12 जनवरी का, और एक याद रखना दोस्तों आपके 9 जनवरी का, ठीक ना। तो इनमें कौन कौन से इंपोर्टेड है? देखिए 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 अक्टूबर को बनाया जाता है नौसेना या वायुसेना, तो गुरुजी वायुसेना, वायुसेना। और आपके 10 दिसंबर को आता है नेशनल, यानी कि आपके अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मानवा अधिकार, अधिकार दिवस। और उसके बाद में 12 जनवरी को आता है राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल यूथ डे, यूथ डे आपको ध्यान देना है दोस्तों, यूथ डे। और 9 जनवरी को आता है भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखना 1 मई को, कब दोस्तों? 1 मई को मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। और याद रखना दोस्तों 10 सॉरी ठीक है ना, 5 जून को पर्यावरण, पर्यावरण। तो यहां पे क्या पूछा है? बहुत सारे दिवस है, टाइम लग जाएगा, और भी क्वेश्चन बहुत है भाई साहब। वेरी गुड भाई। 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी आता है। तो पर्यटन दिवस भी कब आता है? 25। याद रखिए दोस्तों 23 जनवरी को आता है पराक्रम दिवस, पराक्रम, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, बोस की जयंती, जयंती। और 24 को आता है राष्ट्रीय बालिका, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका कब आता है आपके? 24 जनवरी को। 26 को तो सभी को पता होगा, गणतंत्र। क्या भैया? गणतंत्र। और भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो आप बोलोगे सर 1950 में, 1950 में। समझने वाली चीजें समझते चलिए। आगे देखिए क्या कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? 2 बातें ध्यान से सुनना। इस पुरस्कार की स्थापना, स्थापना इंपोर्टेड है, और इसका जो वितरण है, वितरण किया गया था 1965 में, जबकि स्थापना होती है 1961 में। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद राशि दी जाती है 11 लाख रुपए। कितने भैया? 11 लाख रुपए। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, इसका क्षेत्र कौन सा है? साहित्य। क्या है भैया? साहित्य। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्त? तो आपका जवाब होगा साहित्य। और ये सबसे पहले किसे मिला था? हाँ, जी शंकर कुरुप को, जी शंकर कुरुप को। वेरी गुड दोस्तों, तो राइट उत्तर हो जाएगा जी शंकर कुरुप को। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम भारतीय पनडुब्बी का नाम बताना है। पहली भारतीय पनडुब्बी का नाम बताइए। IN कावेरी, IN अरियंत, INS चक्कर, या IN कलवेरी। तो भारत की पहली पनडुब्बी का जो नाम है दोस्तों INS आपके अरियंत। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन संख्या बी मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है कि भारत में सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक का नाम बताना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी। अब याद रखना भारत रत्न जो विदेशियों की बात आएगी दोस्तों, तो विदेशियों में याद रखोगे 2 व्यक्तियों को,
कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्ति को, एक को मिला था 1987 में और एक को मिला था 1990 में। उसका नाम आता है, आपको याद रखना, मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। और पहले को मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसे सीमांत गांधी के नाम से पुकारा गया। तो अभी तक कुल कितने विदेशियों को भारत रत्न मिला है? 2 व्यक्ति को। याद रखना दोस्तों, भारत रत्न की जो शुरुआत की गई थी मेरे भाई, ये 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न जो सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी घोषणा जो की जाती है ये देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए तो यहां पे राइट उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फर्टियर गांधी या आपके सीमांत गांधी की संख्या दी गई। जाकिर हुसैन तबला वादक व्यक्ति। आगे देखिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए भाई। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। 3-4 दिन की बात है, सीरियस होके पढ़ लो। अभी बता रहा हूं, सीरियस होगे तो आपके काम आएगा, ना कि मेरे काम आएगा। आपके लिए ही कुछ कर रहा हूं भाई साहब। हाँ, आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। जो भी नए जुड़ रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेरे भाई। हाँ, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भाई महिला का नाम जो आता है दोस्तों, इसको याद रखना, आरती शाह। और जबकि मेल की बात कर ले भारत में तो याद रखोगे भाई मिहिर सिंह, मिहिर सहन, ठीक ना। व्यक्ति की बात आ जाए, सॉरी, हाँ पुरुष की बात आ जाए। आगे देखिए क्या कहता है, श्री होयसलेर मंदिर किस राज्य में भाई साहब? ये देख लेना भाई साहब एक बार, मुझे भी ध्यान नहीं है किस में है, गलत नहीं करना, इसको आराम से देख लेना भाई। कोई गलत पर्सन यहां गलत कर दोगे कोई बात नहीं, पेपर में गलत नहीं, इसको आराम से एक बार चेक कर लेना। माफी चाहता हूं, मेरे द्वारा इसको स्किप किया जा रहा है, मैंने छोड़ दिया। आपको भी ना आए तो छोड़ देना भाई, नेगेटिव मार्किंग भी तो है 0.25 की। आगे देखिए क्या कहता है, हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? हैदराबाद सुना होगा दोस्तों, कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद का निर्माण किया गया। कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद का निर्माण किया गया। हैदराबाद याद रखना दोस्तों, 4 मीनार आपके, क्या भैया? 4 मीनार। और हैदराबाद के याद रखना, नदी आपसे पूछता है किस नदी किनारे? मूसी नदी के किनारे। किसके किनारे भैया? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद की अगर बात करें तो ये सिकंदराबाद आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिकंदराबाद। एक्सीलेंट, ऑप्शन संख्या आपका बी राइट। आगे देखिए, किस पड़ोसी देश ने भारत की सबसे लंबी सीमा सटी है? अब आपको पता होगा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्री भारत की 2 प्रकार की है। स्थलीय सीमा जो लगती है वो 15,106.7 किलोमीटर की, और इसके साथ भारत कितने देशों से चिपा हुआ है? 7 देश। इस 7 देशों में से लंबी बतानी है। अगर सबसे न्यूनतम की बात आ जाए, न्यूनतम, तो याद रखना 106 किलोमीटर की, और वह किसके साथ लगी है? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान, जो लद्दाख का एरिया जिसे पाकिस्तान बोलता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला। और भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ 4096.97 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों। ध्यान रख लोगे भाई? वेरी गुड, रखना पड़ेगा भाई साहब, पेपर क्लियर करना है तो। आगे देखिए, खेलों के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक की शुरुआत एथेंस यूनान में किस वर्ष हुई थी भाई? क्या प्रश्न है। ओलंपिक खेल जो आगामी 2024 में कहां होंगे दोस्तों? पेरिस में होंगे ना, ये याद रखना। 2028 में कहां होंगे? यूएसए में। 2032 में कहां होंगे भाई साहब? 32 की अगर बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पूछा है कि खेलों
कि सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक की शुरुआत एथेंस यूनान में किस वर्ष की गई थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फोड़ दो प्रश्न को, बिना कहे प्रश्न को फोड़ दो भाई साहब। लगाइए भाई साहब, लाइक नहीं करते बिल्कुल, आप लाइक करें भाई, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करे भाई, और सेशन को शेयर करे भाई। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और कमेंट भी करना है भाई आपको, और भाई सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। याद रखना, एथेंस यूनान में जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था दोस्तों, ये वर्ष 1896, इन्हें प्रथम ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है। और दूसरे जो ओलंपिक खेल हुए थे सन 1900 में हुए थे, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, लेकिन भारत की संपूर्ण टीम ने जो भाग लिया सन 1920 में, आपको याद रखना है नीदरलैंड की राजधानी का नाम बता दो, वहीं पे वो खेल हुए थे दोस्तों। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, ओलंपिक 2020 जिसे ओलंपिक 2021 के नाम से या ओलंपिक टोक्यो के नाम से उसे जाना जाता है, जिसमें भारत का जो स्थान रहा था दोस्तों 48वें नंबर का, क्योंकि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे दोस्तों? 7 पदक, जिसमें से 1, 2 और 3, समझ गए मेरी बात? सॉरी 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 क्या थे दोस्तों? ब्रोंज। आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहां देखिए भारत के 28 राज्य, कितने राज्य दोस्तों? 28 राज्य आपको ध्यान देने। इस 28 राज्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपका राइट उत्तर होगा कि सबसे बड़ा तो गुरुजी राजस्थान है, जिसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में ये एरिया फैला पड़ा है, वर्ग किलोमीटर में एरिया फैला पड़ा है। लेकिन सबसे छोटे की अगर बात की जाए तो दोस्तों गोवा होता है, 3,702 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये एरिया फैला हुआ है। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गोवा। बट याद रखना सर, सिक्किम भी तो छोटा है, सिक्किम किस चीज में कम है? तो कम की बात की जाए तो आपका राइट उत्तर होगा सर पॉपुलेशन में वो कम है, कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या बाकी राज्यों से कम है? तो आपका जवाब होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की। किसकी राज्य की दोस्तों? सिक्किम की। वेरी गुड दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है, कि वह धातु जिसका प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, वह धातु बतानी है जिसका प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों, तांबे का, लोहे का, जस्ता का या चांदी का? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? दो बातें सुनना दोस्तों, मानव द्वारा कौन सी धातु को खोजा गया था? खोजने में सबसे पहले जो धातु मिली है दोस्तों वह सोना, लेकिन सोने से जो भी उपकरण वगैरह औजार बनाते थे, ये नरम होने के कारण ये सक्षम नहीं हो पाया, इसलिए मानव ने अपनी सहायता के लिए जो औजार बनाए सबसे पहले वो कॉपर को बनाए। किसको बनाए भाई? वो सीयू को बनाए। किसको बनाए? सीयू। कॉपर में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक कॉपर कहां होता है? सर्वाधिक तांबा। तब आपका जवाब होगा चिली देश में। कहां पे दोस्तों? चिली, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। अगर तांबे की बात की जाए कि सर भारत में तांबा कहां पे होता है? भारत में, तब बोलोगे गुरुजी मध्य प्रदेश में। कहां होता है? मध्य प्रदेश। लेकिन भारत में जो खेतड़ी की जो खान है वो किसके लिए फेमस है दोस्तों? तांबे के लिए फेमस है। लेकिन राजस्थान में राजस्थान में इतना तांबा नहीं होता जितना मध्य प्रदेश में होता है। तो याद रखना, तांबा उत्पादन में भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश, और तांबा उत्पादन में विश्व का पहला देश पूछे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चिली देश। आपको ध्यान देना दोस्तों, कोई भी गलत करेगा तो उसके फोन में से थप्पड़ लगेंगे। आगे देखिए क्या कहता है, कि भारतीय राष्ट्रीय गान की समय अवधि क्या है? भारतीय राष्ट्रीय गान की समय अवधि बतानी है दोस्तों। प्रश्न में दिया गया 55 सेकंड, 56 सेकंड या 52 सेकंड या 54 सेकंड। भारतीय राष्ट्रीय गान का नाम क्या आता है भाई साहब? तो सभी को पता होना चाहिए, जनगण मन। आपको ध्यान देना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, अपना भी और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। और इस राष्ट्रीय गान की जो समय अवधि है दोस्तों ये 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब भारत में से गाया गया? तो आपका राइट उत्तर होगा 1911। लेकिन भारतीय संविधान में से कब ऐड किया गया दोस्तों? 1950 में से ऐड किया गया था। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देने हैं भाई साहब, गलत कोई भी नहीं करेगा मेरे भाई।
आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों। प्रश्न को फोड़ डालो भाई साहब बिना कुछ कहे, गलती बिल्कुल नहीं करनी। सेशन को शेयर करें भाई साहब, लाइक व शेयर दबा के। पानी पीना है तो पी लेना किसी को। बताइए भाई, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशो पूछ रहा है आपसे। गलत तो नहीं करोगे मेरे हिसाब से। अगर करोगे तो भाई आपका क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। यहीं पे हूं मैं, कहीं नहीं गया, बस 2 मिनट रेस्ट किया था भाई बैठ के। आप तो बैठे बैठे पढ़ लेते हो। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है तो पहले लंबाई 3 और 2 आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई, देखिए क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे। अच्छा प्रश्न है भाई साहब, फोड़ डालो। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय नागरिक का जो नाम था वह आपके अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों सभी लोग बताए कहां से है, बता दो भाई। इसको नींद आ जाएगी, इसको नींद नहीं आएगी, पागल लड़का। आगे देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है। क्या प्रश्न दिया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का क्या कहा जाता है, दूत कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने कहा, या दुर्गावती ने कहा, या कल्पना दत्त ने कहा, लक्ष्मी सांगल ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत कहा गया, ये भारत की पहली महिला भारतीय राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग कब लिया था दोस्तों। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होंगे, 1910 में, 1901 में, 1900 में, 1925। तो भारतीय महिला पहली सरोजिनी नायडू ने कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह भाग लिया था 1925 में। राइट उत्तर होगा दोस्तों। एक बार भाई सारे मिलके शेयर करो भाई, सारे शेयर करो भाई साहब। और जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आराम से प्राप्त कर सकते हो। आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया। स्वामी विवेकानंद, या महर्षि दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, या रविंद्रनाथ टैगोर।
तो बताइए दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था दोस्तों, ये महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसने 1875 मुंबई में आर्य समाज की नींव रखी थी दोस्तों, दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दयानंद सरस्वती ने, हाँ दोस्तों, वेरी गुड भाई, शेयर करने के लिए धन्यवाद आपका, इसी प्रकार बने रहे। आगे देखिए, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर, नर्मदा पर, गंगा पर या चंबल पर? तो प्रसिद्ध सरदार सरोवर जो बांध बना हुआ है दोस्तों, ये आपके गुजरात के नर्मदा पर बना हुआ है दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे नर्मदा नदी। आगे देखिए, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? बताइए भाई फटाफट से, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? लगाइए भाई, फोड़ दो प्रश्नों को। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है मेरे भाई? चिपका डालो प्रश्न को। रंगा स्वामी कप का जो संबंध है दोस्तों, ये याद रखोगे आप हॉकी से। बेटन कप की अगर बात करें तो भी याद रखना हॉकी से। अजलोंसा कप की भी बात करें तो हॉकी से बताओगे आप, ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थल भाग का, स्थल भाग का याद रखना भाई साहब 2.42%, 2.42% आपको ध्यान देना। तो यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि यहां पे प्रश्न तो ये हो गया इसका राइट उत्तर। आगे देखिए, हाँ, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है मेरे दोस्त? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? फटाफट से लगा दो भाई, प्रश्नों को फोड़ डालो, टाइम बहुत कम है दोस्त मेरे, टाइम बहुत कम है। लगाइए भाई, कोई चाय पिला दो अगर कोई सुन रहा है तो। चाय, कोई फोन में से चाय पिलाएगा क्या? कोई विद्यार्थी, कोई होनहार बालक, कोई आवाज सुन रहा है तो बता दो। देखिए, गन्ना अनुसंधान केंद्र ये पड़ता आपके कोयंबटूर, और कोयंबटूर कहां पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु। दो चार बातें सुनना, चावल का अनुसंधान केंद्र पूछे, राष्ट्रीय चावल, तो आपका जवाब होगा कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा। लेकिन याद रखना दोस्तों, आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय आपके आलू अनुसंधान केंद्र, तो आपका जवाब होगा शिमला। आपसे बोल देगा कि दलहन का या दलहन का, तो याद रखना दोस्तों, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कानपुर। और आपसे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र भी पूछे तो भी राइट उत्तर होगा कानपुर। अगर आपसे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र पूछता है तो आपका जवाब होगा सेवर। और सेवर जगह पड़ती है दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में। कहां पड़ती है मेरे भाई? भरतपुर में। और राष्ट्रीय आपसे कृषि अनुसंधान केंद्र पूछ ले दोस्तों, तो आपका जवाब होगा दिल्ली में, नई दिल्ली आपका राइट उत्तर होगा। अगर आपसे कोई बोल दे कि राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, तो आपका राइट उत्तर होगा चेन्नई। क्या होगा दोस्तों? चेन्नई आपका राइट उत्तर होगा। तो बहुत सारे आपके अनुसंधान केंद्र हैं, कोई प्रश्न आएगा तो जरूर सोल्व किया जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। यहां दक्षिण भारत यानी कि यह बोल भी सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब जो पानी से घिरा हुआ है तीन ओर से। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में पड़ती है, और उस चोटी को कहा जाता है आपके अन्नाईमुड़ी या अन्नामुड़ी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे अन्नामुड़ी।
इसके बाद में दूसरी ऊंची पूछे, सेकंड ऊंची, तो आपका हो जाएगा डोडा बेटा, ठीक ना, तमिलनाडु। आगे देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का प्रथम जश्न कहां मनाया था दोस्तों? अच्छा प्रश्न है। कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी का अपना प्रथम जश्न कहां पे बनाया था दोस्तों? फोड़ दो प्रश्नों को भाई साहब, अब की बार अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है भाई साहब, कुछ भी हो जाए। या तो चंडीगढ़ पुलिस में लग जाओ या दिल्ली पुलिस में लग जाओ भाई, लग जाओ कहीं पे। 2023 में वर्दी लेके घर घुस जाना, अब की बार तो वर्दी चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। तो याद रखना 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का जो प्रथम दिवस बनाया था दोस्तों, ये कलकत्ता में बनाया था। कहां पे बनाया था दोस्तों? कलकत्ता में बनाया था। नेक्स्ट देखिए, हाँ, इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक का नाम पूछ रहा है दोस्तों। महात्मा गांधी है या वल्लभ भाई पटेल है या लाला लाजपत राय है या मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी है? तो यहां पे आपका राइट क्या होगा? इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक का नाम बताइए भाई, लगाइए भाई, फोड़ो भाई इस प्रश्न को। पानी पी लेता हूं। लगाइए दोस्तों। इंडियन लिबरल फेडरेशन के जो संस्थापक है दोस्तों, इस पार्टी का जो गठन हुआ था, ये आपके 1919 में सप्पू नाम के व्यक्ति थे, सप्पू, और एक थे एम एल नाम करके एक व्यक्ति थे। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब, ये टेक्निकल कुछ भी दे देता है भाई साहब। थोड़ा इसको रिसर्च कर लेना, अपनी नजर में डाल लेना, थोड़ा सा आप थोड़ा इसको देख लेना भाई साहब, फिर बाद में गलती ना हो जाए। गलत बिल्कुल नहीं करना दोस्त। बता देता भाई, टेक्निकल बैठा होता, मुझे मेरे भी याद नहीं है, ये दे दिए भाई, ऐसे ऑप्शन भी उठा देते हैं। ये कई चीजें होती है ऑप्शन देख के याद आते हैं। सर इसके पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपके चैनल पर पहले बार आए हैं। देखो नीतू यादव, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, दोनों नंबर दे रखे। अगर आप किसी भी नंबर पे कर लेना, चाहे मेरे नंबर पे आप छोड़ देना मैसेज। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गुड़िया, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड कर लेना और ऐप के अंदर ये सारी पीडीएफ डल जाएंगी, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हो। तो बारदौली सत्याग्रह के समय मुख्य भूमिका में थे, तो यानी कि बारदौली सत्याग्रह किसके द्वारा दोस्तों? ये तो गलत नहीं करोगे आप। बारदौली सत्याग्रह तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा? तो आपका राइट उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1928 में गुजरात में। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपमा दी गई थी, सरदार की उपमा भी दी गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? क्या अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी आप बोलते हो, तो ये शुभ यानी कि ये शुभ कार्य किसके द्वारा किया गया?
शुभारंभ किसने किया? तो यहां पे आपका राइट उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिसे लोकमान्य भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। और इस बाल गंगाधर तिलक की एक बुक याद रखना अच्छी है, कई बार एग्जाम में आई हुआ प्रश्न है, गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य। और एक आती है गीता बोध, गीता बोध। गीता बोध जो आएगी दोस्तों वह महात्मा गांधी की है, जबकि गीतांजलि की बात आ जाए, गीतांजलि, तो गीतांजलि किसके भाई? रविंद्रनाथ टैगोर की। किसके दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर की। इनकी पुस्तक पूछे तो आप क्या बताओगे? गीता रहस्य दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए आराम से, क्या कहता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपमा दी गई है, बापू की उपमा दी गई है, महात्मा की उपमा दी गई है, इसे अर्धनग्न फकीर या नंगा फकीर के नाम से भी पुकारा गया है। यह बात कहने वाले व्यक्ति का नाम बताना आपको। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो भाई, जितने विद्यार्थी नए जुड़े, जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। आगे देखिए क्या कहता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? तो आप बोलोगे सर इसे विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। राइट उत्तर यहां पे ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? दो बातें पहले सुनना आप। एक तो पूछता है संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप बोलोगे गुरुजी ये जुलाई 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ। इस संविधान सभा के कुल मेंबर की बात कर लेता है। इस संविधान सभा में कुल कितने मेंबर बिठाए गए? 389 मेंबर बिठा। इन 380 मेंबर में से आपसे बोल देगा कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या थी दोस्तों आपके 15। कितनी थी दोस्तों? 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी दोस्तों? 15 महिलाएं। चीजों को समझो दोस्तों, और चीजों को समझने के साथ साथ कॉपी पेन साथ रखो भाई, अलग कोई बात आए तो फोड़ देना। अब यहां पे दो बातें सुनना कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को, 1946 को। और ये कहां हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी, संसद हॉल में, जो वर्तमान का संसद हॉल नहीं है, पुराने वाले संसद हॉल, ये आपको ध्यान देना। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपका राइट उत्तर हो जाएगा पहली अध्यक्षता किसने की थी। खाली ये पूछ रहा है अध्यक्षता। अब अध्यक्षता किसी रूप में भी हो सकती है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी हो सकती है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी हो सकती है। तो आपको यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका राइट उत्तर। लेकिन दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को यह अस्थायी से स्थायी अध्यक्ष कर दिया गया, और कौन बना दिए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिए गए, जो बाद में चल के देश के प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति होते हैं, फिर बाद में निर्वाचित भी होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं। और ये कितनी बार निर्वाचित हुए दोस्तों? 2 बार या 3 बार? तो आपका जवाब यहां पे क्या रहेगा? 2 बार। प्रश्न आता है कि सर भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब रहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न आता है कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले क्या रहे हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। और हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बोलो तो भी आपका जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछता है तब आपका जवाब आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि यह कह रहा है कि जब संविधान सभा का जब गठन किया गया तो कई समितियां बनी, कई समितियां बनी, जिसमें से मुख्य समितियां 13 समितियां थी, बड़ी समितियां यानी कि कमेटीज। इसमें से एक कमेटी थी जिसे ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना गया, जिसे पांडुलेखन या मसौदा समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 का गठन करवाया गया, जिसमें अध्यक्ष के सहित अन्य सदस्यों की संख्या कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य। जिसका मुख्य कार्य क्या था भैया? जो भी आपके विचार हुए हैं उसकी जांच करना, भारतीय संविधान सभा को कैसे आप तैयार करोगे उसकी रूपरेखा को देखना। भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल बनाया गया वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान पूर्णतः हिंदी भाषा में नहीं अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, उसका रूपांतरण किया गया हिंदी भाषा में।
सुंदरलाल व घनश्याम के द्वारा। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और भारत में हरिजन शब्द की जगह आप शब्द कौन सा काम में लिया आता है? बी.आर. अंबेडकर। यह भी आपको याद रखना है। वेरी गुड दोस्तों, सेशन को शेयर करें भाई, जितने भी लाइव देख रहे फटाफट से शेयर मारे भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, जनगण गण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाएगा। वेरी गुड दोस्त, क्या प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय गान जनगण गण को भारतीय संविधान में एक राष्ट्रीय गान का दर्जा किस वर्ष दिया गया? हालांकि राष्ट्रीय गान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और गीतांजलि पुस्तक से कुछ पंक्तियों को निकाला गया और इन पंक्तियों को गाने में जो समय लगता है वह आपके 52 समय लगता है, यानी कि 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम दिल्ली दरबार के तीसरे दिल्ली दरबार के 1911 में जॉर्ज पंचम मैडम मेरी के स्वागत में से गाया गया था दोस्तों। और भारतीय संविधान सभा ने अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में इसे एक राष्ट्रीय गान का दर्जे के रूप में शामिल किया गया। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा सन 1950। सन 1950 बिल्कुल राइट उत्तर है। अरे ये डिलीट विलीट मत किया करो आप। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन का कार्य किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन का कार्य अगर बोला जाए कि बोला इस तरफ भारत इस तरफ पाकिस्तान, अब कौन से क्षेत्र को कैसे बांटना है, एक आर्टिफिशियल लाइन का प्रयोग किया गया। उस लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। इंग्लैंड के एक वकील थे सर सिरिल रेडक्लिफ, तो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रखा गया और यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण कर दिया 17 अगस्त 1947 और उसी दिन से भारत और पाकिस्तान के सीमा के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या एक पॉलिटिकल बाउंड्री बन जाती है, जिसे हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस रेडक्लिफ रेखा के साथ भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा बनाते हैं। 3 राज्यों में सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वह आपके राजस्थान, आपको ध्यान देना है, और यूटी क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर और आपके लद्दाख राज्य, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये 5 राज्य क्षेत्र सीमाएं मनाते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी दोस्तों? जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान और भारत का विभाजन करना। लेकिन पाकिस्तान यह चाहता था कि भारत का संविधान पहले बनाया जाए, विभाजन बाद में होता रहेगा। अब बता दो कैबिनेट मिशन जो योजना बनी, याद रखना दोस्तों, फरवरी 1946, यह आपको ध्यान देना है। और कैबिनेट मिशन के ही तहत संविधान सभा का गठन किया गया। क्रिप्स मिशन पहले आया था संविधान विभाजन, पाकिस्तान और भारत का विभाजन करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, जिसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी दोस्तों। सर वेरी थैंक यू भाई साहब, आप लोगों का प्यार है, छोटे भाई बहनों का प्यार है, बस इसी तरह से मेहनत करते हैं। अपना एक ही उद्देश्य है दोस्तों, सेवा हमारी, सहयोग आपका भाई साहब, बस सेवा कर रहे हैं दोस्तों। सहयोग आपका बस इतना ही है, इस वीडियो को, इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। जो दिल्ली पुलिस हो चाहे चंडीगढ़ हो, ये जीएस है दोस्तों, किसी में भी काम आ सकता है। बस आगे पोस्टर अलग बन गया, अंदर तो वही चीज है। बस बच्चे ही तो समझते नहीं है कि सर ये कौन से पेपर का है। पेपर कुछ भी नहीं है भाई, तैयारी करनी है। 6 से लेके 12वीं तक की क्लासों का निचोड़ ही तो ये, उनमें जो दिया गया मैटर उनको मैंने 4 ऑप्शन में रख दिया, और कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी विद्यार्थी चैनल पे नए बने हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें दोस्त, लाइक करें और शेयर करें। इतने मैं पानी पी लेता हूं, ठोक दो भाई। सब्सक्राइब करें भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई।
चलो भाई देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, अगले क्वेश्चन को फोड़ देते हैं। क्या दिया गया, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी, तो आप बोलोगे फरवरी 1946। आगे देखिए, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का ही सीमांत सागर है, यानी कि दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर याद रखना विश्व का सबसे बड़ा, फोन आ गया था कट किया, विश्व का सबसे बड़ा सागर आपसे पूछे वो है दक्षिणी चीन सागर। ये आपके प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जो आपको ध्यान देना। तो यहां पे आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वह दक्षिणी प्रशांत महासागर या उत्तरी प्रशांत महासागर। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या होगा भाई, दक्षिणी प्रशांत महासागर का हिस्सा है चीन सागर, आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें क्या कहलाती हैं। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें क्या कहलाती है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम से चलने वाली, तो इनको व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला देखिए, उत्तर से भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर तक है, कितने किलोमीटर तक भारत का विस्तार है। सर कोई इतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहा था चंडीगढ़ पुलिस के लिए। टॉपर भाई साहब, ये क्या नाम है आपका, जो भी भाई नाम हो, छोटे भाई धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। बस आप से निवेदन है सेशन को शेयर करें, दबा के सेशन को शेयर करें भाई, आपका सहयोग बना रहेगा। तो अभी बता देता हूं दोस्तों, जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं आराम से 22 जुलाई को 10 घंटे की लगातार जीके के 50 प्रश्न पेपर में आने वाले वह प्रश्न कराऊंगा। 50 में से 50 सही होंगे। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 22 जुलाई को 10 घंटे लगातार क्लास चलेगी, 10 घंटे। और मैं दावा करता हूं आपके साथ 50 में से चंडीगढ़ पुलिस में आपके 45 प्लस क्वेश्चन को मैं राइट करवाऊंगा। आप साथ दोगे तो, समझ रहे हो मेरी बात को, शेयर कर दो। हां तन्नू भी कह रही है, देखो गुड़िया ने भी कह दिया, गुड़िया भी सपोर्ट ले रही है। बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए क्या प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर, तो आपका जवाब होगा सर 3214 किलोमीटर तक ये है। जबकि भारत का उत्तर से दक्षिण तो ये हो गया, लेकिन पश्चिम से पूर्व की विस्तार पूछ ले तो 2933 किलोमीटर, जिसे हम 2933 के नाम से पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नौसेना को सौंपा गया। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका राइट उत्तर होगा ईयर, आपके EYERO टूना। अच्छा प्रश्न है, कर लेना। DRDO के द्वारा, और DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। और DRDO का हेडक्वार्टर कहां है, दिल्ली में। कहां है दोस्तों, दिल्ली में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। लगाइए भाई फटाफट से एक बार, चाय चुई पिला दो। कोई तो चाय तो पिला सकते हो आप, एक 10 रुपए की चाय तो पिला ही सकते हो। चाय तो पिलानी पड़ेगी भाई, बिना चाय के क्या बात बनेगी। क्लास को लंबी लेना है ना, आप चाहते हो ना क्लास कब से लंबी चले। विश्व कैंसर दिवस कब बनाया जाता है, चाय तो पिलानी पड़ेगी। फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो, मुझे ही मंगानी पड़ेगी भाई, आप तो कुछ करोगे नहीं। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं। एक चाय बोलना गुरुजी, मैं लाइव हूं गुरुजी, लाइव। बस
बस बस बस बस, आगे 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 भाग जाते हो आप, लाइव भाग जाते हो भाई साहब। भागने में कुछ नहीं रखा, रुकना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फोन मत कर भाई, ये आप में से कोई मिलेगा फोन करने वाला, फोन में से दूंगा उसके फटाफट। देखिए यहां पे क्या दिया, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की अगर बात की जाए तो दोस्तों याद रखना 4 फरवरी को। बाल कैंसर दिवस की बात की जाए तो बाल कैंसर की अगर बात की जाए तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, 15 फरवरी। 15 फरवरी। कैंसर रोगियों के लिए रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, रेडोन का प्रयोग किया जाता है। और याद रखना कैंसर रोगियों के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका, कोबाल्ट 60 धातु का भी प्रयोग किया जाता है। ये क्या आ गया, चेक द नेट, धातु का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का होने का कारण क्या है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावोलेट रेस आपको ध्यान देनी है। तो यहां का राइट उत्तर हो गया आपका। आगे देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। फोड़ दो प्रश्न को, धमाकेदार प्रश्न है। जिसने लाइक नहीं किया भाई अरे टेक दे लाइक ने। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों याद रखना। अंतरराष्ट्रीय अगर बात किया जाए तो याद रखना 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस उपलक्ष्य में बनाया गया कि पहली बार महिला प्रधानमंत्री के पद पे शपथ को ग्रहण कर रही है, तो नाम आता है इंदिरा गांधी। तो आपका राइट उत्तर होता है 24 जनवरी को ये आपका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका पूछे तो बता दिया मैंने 11 अक्टूबर को। अगर आपसे कोई पर्सन पूछ ले कि सर बाल दिवस कब बनाया जाता है, तो आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों 14 नवंबर को। कब, 14 नवंबर को। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या प्रश्न कहता है कि वह देश जिसने भारत एक के 123 राइफल की खरीद करता है। दोस्त अब इस प्रश्न का तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है प्रश्न, वह देश जिससे भारत एक के 103 राइफल की खरीद करता है। अब हथियार किसके पास है सबसे ज्यादा भाई, और सबसे शक्तिशाली सेना भी पाई जाती है ना, फोर्स भी ज्यादा है, मिलिट्री भी ज्यादा है भाई। फोड़ दो प्रश्न को भाई साहब। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं। अब की बार चमेली को चंडीगढ़ के बाजार में घुमाएंगे भाई साहब, पुलिस बनते ही, ठीक है ना। वह देश जिससे भारत एक के 40 नहीं, एक के 103 खरीदता है, तो उसका नाम है रूस। क्या नाम है दोस्तों, रूस से ही लेता है भारत सबसे ज्यादा हथियार वगैरह। आगे देखिए, अल मोहम्मद अल हिंद 2021 नामक प्रथम नौसैनिक युद्ध अभ्यास का संबंध किस देश से है भाई। शानदार प्रश्न है भाई साहब। ये मत सोचना कि करंट का है तो भाई साहब आगे पीछे हो जाता है। क्या कह रहा है, अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नामक प्रथम नौसैनिक, तो आपका युद्ध अभ्यास है सऊदी अरब से दोस्तों। सऊदी अरब की राजधानी, ठीक ना, संयुक्त अरब, सऊदी अरब, बता दो भाई, रियाद। आगे देखिए, भारतीय जैव विविधता पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। जैव विविधता पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया दोस्तों, 1901 में या 2001 में, 1991 में या 2012 में या 1995। भारतीय जैव विविधता पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो यहां का जो राइट उत्तर होगा मेरे भाई वह आपका ऑप्शन संख्या 2012। आगे देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन से थे भाई साहब। फटाफट से चेप दो भाई, प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है भाई साहब, उड़ा दो। अब की बार तो चंडीगढ़ पुलिस आपके कदम चूमेगी भाई, देख लो। अब आपके माता पिता ने जो सपना देखा वो अब पूरा होने जा रहा है भाई साहब, अब पक्का पूरा होने जा रहा है। नो टेंशन फ्री माइंड, टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुना को खाने का। शेयर करें भाई, जितने भी लाइव देख रहे हैं, जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं सेशन को शेयर करें। बस आपसे एक ही चीज मांगता हूं, और आपके लिए क्या पहले भी बोला था,
पूरी क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, हमारा टेलीग्राम है, हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, सारी पीडीएफ आपको फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। चाहे उसमें स्टैटिक जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे करंट हो, कोई भी चार्ज नहीं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तो देखो, आप वाकई में बोलोगे गुरुजी हमें तो बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं है कुछ मैटर खरीदने की, यहां पे मिल रहा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो मेरे दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए, यहां का जो राइट उत्तर होगा तो आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा वंश पितृ हंता वंश के रूप में जानते, यानी कि अपने पिता को मार के गद्दी को हड़पने वाला पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, उस वंश का नाम बताना है मेरे भाई। भारतीय संविधान में कौन सा वंश पितृ हंता के नाम से जानता है? हर्यक वंश। सुना होगा, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, बाप को मार के बेटा गद्दी हड़प रहा है, तो याद रखना हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार और हर्यक वंश का अंतिम शासक था उदयन। वही उदयन जिसने पाटलिपुत्र शहर बसाया, और इस पाटलिपुत्र शहर को पटना का नाम देने वाला व्यक्ति शेरशाह सूरी, जिसने मुगल साम्राज्य को कुछ दिनों के लिए पतन कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा बना हुआ है वो सासाराम बिहार में बना हुआ है। शेरशाह सूरी के द्वारा सड़क का प्रचलन किया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा आपके रुपए का भी प्रचलन किया गया, ये याद रखना आपको दोस्तों, कर लोगे। सूरवंश का संस्थापक जिसने हुमायूं जैसे शासक को परास्त कर दिया चौसा के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में, और मुगल साम्राज्य को हराकर कुछ वर्षों के लिए सूरवंश को खड़ा कर दिया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है, यहां का हो गया ना प्रश्न, अगला देखिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न है। नाबार्ड की स्थापना पूछ रहा है और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है भाई साहब? अगर ऐसे प्रश्न आप फोड़ते हो तो आपको पेपर में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न को फोड़ दोगे तो आप। लगाइए 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 भाई साहब, लगाइए लगाइए, घबराना बिल्कुल नहीं है किसी को भाई, सेशन को दबा के शेयर करना है आप। जब मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई, टेंशन नहीं लेने की, टेंशन तो 1% भी नहीं लेना भाई। अब की बार सिलेक्शन होगा भाई। एक चाणक्य विद्यापीठ से जुड़े रहे भाई आप, और 22 जुलाई की क्लास को तो बिल्कुल भी देखना ना भूले। 22 जुलाई की 10 घंटे की क्लास चलेगी, इतिहास में पहली बार होगा। चंडीगढ़ पुलिस के लिए 10 घंटे की क्लास चलेगी, और 10 घंटे में जो आपके पेपर में 50% पढ़ेंगे, टारगेट पूरा यही है कि 50 में से आपके 50 को ठीक किया जाए। टारगेट आपका यही है, 50 में से 50 फोड़ा जाए, यानी कि 22 जुलाई के दिन आपको कहीं नहीं भागना, बस यहीं पे अपने चाणक्य चैनल पे आपको रहना है। चाणक्य नीति से आपको पढ़ना पड़ेगा। इतने दिन आपने मस्ती मार ली, घूम लिए, हाँ बाबू क्या कर रही है, पिज्जा खा के आए क्या, बहुत बातें कर ली भाई साहब, 5 दिन दे दो। अब कुछ करना है क्या आपको? नहीं करना तो भाई चद्दर तान के सो जा। कर क्या रहा है, लांडा ला लो। हाँ वेरी गुड, धन्यवाद। ये वही विद्यार्थी है जो चंडीगढ़ का सपना पूरा कर रहे अपने माता पिता का भाई साहब। तो यहां पे क्या दिया गया था, राष्ट्रीय नाबार्ड की स्थापना पूछ रहा है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? मुंबई में, जिसमें एसबीआई और आपके भाई किसका और हेडक्वार्टर बना हुआ है? आप बोलोगे सर आरबीआई, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां बना हुआ है दोस्तों? दिल्ली में। एनसीसी का भी हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। आत्मीय समाज, क्या बात है, क्या प्रश्न है। याद रखना दोस्तों, एक बात बताता हूं, आत्मीय समाज को ही बाद में क्या बोला गया? ब्रह्म समाज। क्या बोला गया दोस्तों? ब्रह्म समाज।
अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तब आपको ये बातें बता रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बताता इतनी बातें। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी, इतना समय आपने मेरे लिए निकाला है, तो मैं भगवान से हाथ जोड़ के यही दुआ करता हूं कि इन विद्यार्थियों को अब की बार इनकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। और जो विद्यार्थी पढ़ के ही पेपर को पास करेगा तो ही सिलेक्शन होगा दोस्तों। और जो चाहेगा कि 15-20 लाख रुपए दे देता हूं एजेंट को, भाई दे दे, और 6-7 साल उसके चक्कर काट लियो, मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। वो एजेंट मिलेगा दुबई में ऐसे, ठीक है ना, शेख हसीना जुल्फों वाली, समझ जाओ यहीं पे। अब समझदार तो वो तो आप। आत्मीय समाज को ही बाद में क्या बोला गया? ब्रह्म समाज। और इस आत्मीय समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कहां की जाती है? कलकत्ता में आत्मीय समाज की स्थापना हुई थी 1815 में, और 1828 में इसे ब्रह्म समाज के रूप में बदल दिया जाता है मेरे भाई। वेरी गुड दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिए, क्या प्रश्न दिया गया? ये बीच बीच में मैसेज मत किया करो, ये जितने व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं इनको ब्लॉक करूंगा आज मैं। हे भगवान, रुकना 1 मिनट भाई, फोन चलते चलते रुक गया। देख लो भाई साहब, भीमबेटका रोक आश्रम किस भारतीय राज्य में, भीमबेटका नामक जो गुफाएं पाई जाती है वही से रिलेटेड प्रश्न है। भीमबेटका गुफाएं जो आपके पाषाण काल की गुफाओं में से एक है। भीमबेटका जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। जबकि आपको एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, कनेरी की गुफा ये आपसे पूछता है, एलिफेंटा की गुफा भी पूछ लेता है, अमरनाथ की गुफा भी पूछ लेता है। सुनना ध्यान से, अमरनाथ की गुफा जम्मू एंड कश्मीर, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में, कनेरी की गुफा महाराष्ट्र में, अलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, और अजंता की गुफा भी कहां पे? महाराष्ट्र में। और हाथी गुफा कहां पे? उड़ीसा में दोस्तों। ये भाई साहब, ये फोन वालों को मैं ना उठा के इनको पता नहीं कहां फेंक के आऊंगा। इन्हें पता है जब क्लास दे रहा है राकेश चौधरी क्यों करते हैं। हाँ, आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट देखिए। वह शख्सियत जिसे कुरान खां के नाम से जाना जाता है। भाई साहब, अच्छा प्रश्न है भाई साहब। अब देखते कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं या कितने बच्चे मस्ती मारने वाले हैं। अब देखते कितने बच्चे मस्ती मारने वाले हैं। लगा भाई, फोड़ दो प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि वह शख्सियत जिसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन महसूद, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो बस कुछ भी नहीं करना, एक ही बंदे को पकड़ना आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत काल गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग ईसा पूर्व प्रारंभ कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग ईसा पूर्व प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 71 वर्ष, 68 वर्ष, 78 वर्ष या 81 वर्ष? यानी कि कौन सी ईस्वी में आपके पंचांग को चलाया गया था? उस पंचांग का नाम आता है शक संवत। शक संवत, जिसका पहला माह होता है चैत्र व अंतिम माह होता है फाल्गुन। और इसको चलाने वाले जो राजा या शासक का नाम था वह था आपके भाई कनिष्क के द्वारा। और इसने, कनिष्क ने कब चलाया था इसे? 78 ईस्वी में। कब चलाया था दोस्तों? 78 ईस्वी में। एक काम करियो तू, ऐसे वाली बाल्टी भर गई, इसको गली में फैला दियो, यहां फैलेगा। ये बाल्टी फैलवाना इससे। तो राष्ट्रीय पंचांग अपना कौन सा है? तो आपका जवाब होगा हिंदू पंचांग की अगर बात करें तो विक्रम संवत याद रखना। विक्रम संवत, गांव में आप देखते हो ना विक्रम संवत। चाय पीनी है? एक ही कप है भाई साहब, आप बहुत जने हो।
देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कौन सा भाई, सक्संवत कुषाण वंश के शासक जिसका नाम आता है कनिष्क के द्वारा चलाया गया, और कब चला गया, 78 ईस्वी में। और याद रखना दोस्तों, इस सक्संवत का जो पहला माह है वो चैत्र माह, आपको ध्यान देना है, और इसका अंतिम माह की अगर बात की जाए तो फाल्गुन, फाल्गुन आपको ध्यान देना है। और अगर आपसे कोई बोल दे कि इस पंचांग को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा कब दिया गया, तो आपका जवाब क्या होगा, मार्च, 22 मार्च 1957 को। ये इतना सा याद रखना। ज्यादातर इसका जो प्रश्न आता है वही यही आता है कि किसके द्वारा चलाया गया था, ये कनिष्क, कनिष्क के द्वारा, बस इतना से याद रखना, और वर्ष पूछे तो बता देना। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए के चिन्ह, यानी कि जो सिंबल आप देखते हो जिसमें हिंदी का र और रोमन का आर मिला हुआ, इस प्रकार से हिंदी का र और अंग्रेजी का यानी कि रोमन का आपके आर, तो इस प्रकार का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो निर्माण किया था दोस्तों वो डी उदय कुमार ने, डी उदय कुमार ने, और डी उदय कुमार ने ये सिंबल ये कब दिया था दोस्तों, तो आपको ऑप्शन दिए गए 8 जुलाई 2009 को, 15 जुलाई 2010 को, 21 जुलाई 2007 को। तो याद रखना दोस्तों, ये आपके 15 जुलाई 2010 को ये सिंबल दिया गया। एक बात और याद रखना दोस्तों, नोट के ऊपर कभी भी बात आती है दोस्तों, नोटों पे, नोटों की अगर बात की जाए यानी कि अपने पैसों की, तो नोटों की जो छपाई है, छपाई, तो छपाई याद रखना दोस्तों, छपाई करता है आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। लेकिन आपने सिक्के देखे होंगे, सिक्के, कॉइंस यानी कि सिक्के, सिक्कों को जो ढालता है वो करता है आपके भारत सरकार। कौन करता है, भारत सरकार। अब दो बातें और समझने वाली बातें कि सर सिक्के और नोट को परमिशन कौन देता है जारी करने की, जारी करने की है, सिक्के ढाल कौन रहा है, छपाई कौन करवा रहा है, तो टकसाल, तो भारत सरकार तो उसे छपवा रहा है, लेकिन उसको जारी कौन करेगा, आरबीआई। अब दो बातें समझना, नोटों के ऊपर हम हमेशा यानी कि साइन देखने को मिलते हैं, कौन से गवर्नर का मिलता है, तो वो जो साइन होते हैं दोस्तों वो आरबीआई का गवर्नर करता है। लेकिन नोट में 1 रुपए के नोट को याद रखना, इसे वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव यानी कि सेक्रेटरी या वित्त सचिव के द्वारा इसके ऊपर साइन किए जाते हैं। बस थोड़ा सा ये अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। सभी नोटों को जारी करना आरबीआई काम कर रहा है, लेकिन 1 रुपए के नोट पे साइन हस्ताक्षर किसका चलता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का चलता है। कर लोगे। आरबीआई क्या कर रहा है ये बातें बता दी, इससे पहले भी आरबीआई के बारे में 2-4 बातें बताई थी, ये नई बातें थी, इसमें बता दिया। आगे देखिए क्या दिए गए, दार्शनिक पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। अच्छी पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक से हटकर इसका एक प्रश्न बन जाता है, जिसने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। और इसी भाई साहब ने क्या किया था दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना कहां होती है दोस्तों, मुंबई में होती है। आर्य बड़े दयालु थे, तो दयालु से याद रख लेना स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके बचपन का या वास्तविक नाम जो है दोस्तों वह है मूल शंकर। क्या है, मूल शंकर। कर लोगे, बस इतना सा याद रखना आपको। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों सारे, क्या कह रहा है देखिए, प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का संबंध किस राज्य से है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रेलवे में कई बार प्रश्न आया। जो प्रश्न रेलवे और एसएससी जीडी पूछती है वहीं से आपके स्टेट पुलिस हो गया या स्टेट की कोई भी एग्जाम होती है तो ये प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। अधिकांशतः वह प्रश्न पढ़े जो सेंटर भर्ती में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और 5-6 महीने का करंट उठा के डाल देता है। करंट की वीडियो अभी मैंने आज ही डाली है, उसको देख लेना, 1.5 घंटे की है। 5 से 7 प्रश्न आपके उसमें हो जाएंगे दोस्तों। तो यहां पे क्या दिया गया है, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में है दोस्तों, तो यहां का जो राइट उत्तर होगा ये आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बारे में 2 बातें सुनना दोस्तों। अगर पेपर में आ जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपके आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को।
कौन सा? आंध्र प्रदेश। और किस भाषा के आधार पे किया गया था? ये तेलुगु। और फजल अली आयोग की अध्यक्षता में और राज्यों ने बात उठाई कि हमें भी भाषा के आधार पे बांटा जाए। जबकि अमेरिका में राज्य क्षेत्रफल के आधार पे बढ़ते हैं, पर भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पे कर रखा है। और बाद में सन 1956 में सभी राज्यों के लिए एक अधिनियम या एक कानून बना जिसका नाम आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और उस टाइम राज्य कितने बन के तैयार हो गए भाषा के आधार पे? 14 राज्य। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। और कितने राज्यों का गठन किया गया? 14 राज्यों का। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। और ये किस तारीख को किया गया? 1 नवंबर 1956 को। और धीरे धीरे करके आज राज्य कितने हो गए दोस्तों? 28। आगे चलूं? आगे चलते चलो। देखिए क्या कहता है, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अब देखो याद रखना दोस्तों, कोई भी आपके खगोलीय पिंड होता है उसमें दो आपके ध्रुव होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जिन्हें पोल्स कहा जाता है, और दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और याद रखना ये नॉर्थ और साउथ में ही होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसने क्या बोला है? दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अब इस दक्षिणी ध्रुव पे तो आपको पता है कि हर ध्रुवों पे क्या पाई जाती है? बर्फ पाई जाती है। तो इसने यही तो पूछा इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? करिए भाई कमेंट। लगाइए भाई इसका उत्तर। दक्षिण ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या 20। और ये पूर्णतः क्या है दोस्तों? एक बर्फीला महाद्वीप है, बर्फीला महाद्वीप। और यहां कोई भी जन नहीं रहता, यानी कि जन शून्य। तो एकमात्र कौन सा महाद्वीप है जो जन शून्य है? और महाद्वीप कितने हैं दोस्तों? 7 में से कितने महाद्वीप पे जनसंख्या पाई जाती है? तो आप बोलोगे 6। एकमात्र महाद्वीप जहां जन शून्य। इसलिए दो बातें और समझना। आपसे कभी पूछ सकता है सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? तो आपको जवाब देना है एशिया की है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या किस महाद्वीप की है? तब ये मत करना, न्यूनतम का मतलब होता है कोई आंकड़ा। अब आपके पास लड्डू है, मेरे पास लड्डू नहीं है, तो मैं शून्य हूं। आपके पास लड्डू है 1, मेरे पास है 0। एक दोस्त के पास है 4 लड्डू, तो ज्यादा 4 वाला, कम वाला 1 वाला, तो मेरे पास तो है नहीं, मुझे तो गिनना ही नहीं है, मुझे तो बाहर निकाल दोगे आप। यानी कि जन शून्य वाले महाद्वीप को कम में नहीं गिनना। तो कम में कौन सा आता है? आपके ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको ध्यान देना। तो सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की, ज्यादा पूछे तो एशिया की। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि पटना में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? यहां पटना की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहां पे पटना पूछ लिया। बिहार पुलिस वाले बच्चे इसको पढ़ लेना, क्योंकि ज्यादा अपने नहीं आता, फिर भी देखेंगे इसको। पटना से रिलेटेड दो बातें याद रखना आप। एक तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? तब आपका जवाब होगा सर इसे पाटलिपुत्र बोला, पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम था दोस्तों, वह याद रखना राजगृह। आपको ध्यान देना, ये कई बार प्रश्न बन जाते हैं। अब ये 1857 की क्रांति से ही प्रश्न दो याद रखने आपको। एक तो पहला प्रश्न, 1857 की पहली घटना कहां घटी थी? 1857 की क्रांति की पहली घटना कहां घटी थी? घटना होने का कारण क्या था कि मंगल पांडे को पता चला कि जो हम ब्राउन बेस बंदूक को बंद करके रॉयल इनफील्ड बंदूक के अंदर जो बारूद भरा जाता है, भरने के लिए जो हम बारूद यानी कि जो अपने कारतूस होते हैं जिनको मुंह से छिला जाता है, उसमें जो चर्बी के कारतूस का प्रयोग, चर्बी का प्रयोग किया गया, जिसमें गाय व आपके सूअर का मांस के कारण। इसलिए मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह कब कर दिया? आपके 29 मार्च को और 1857 को। और यह विद्रोह कहां पे किया गया? तो वहां छावनी के, अंग्रेजों के द्वारा छावनी के नाम डिसाइड किए गए थे। 34वीं एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री,
या इसको हम आज वर्तमान में बैरकपुर छावनी के नाम से जानते हैं या कलकत्ता छावनी के नाम से जानते हैं। तो पहली घटना पूछे तो 34वीं एनआई आपको ध्यान देना है, या बोल सकते हो बैरकपुर, बैरकपुर आपका ध्यान। एक तो पहला प्रश्न तो ये याद रखना है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि 1857 की क्रांति में सैनिकों ने विद्रोह किया, यानी कि क्रांति की डेट रखी 31 मई, लेकिन पहले विद्रोह करके बंदे भाग गए दिल्ली। कहां भाग गए? बहादुर शाह जफर के पास। तो क्रांति शुरू कर दी, और शुरू भी 31 मई से पहले, और वह की गई आपके 10 मई 1857 को। और यह क्रांति कहां से शुरू होती है? मेरठ से। तो यही प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति को कहां से शुरू किया गया था? तो आपका जवाब मेरठ होगा, ना कि बैरकपुर छावनी होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राजपूत कुंवर सिंह। याद रखना, क्योंकि क्या होता है कि आपको पटना ना देखने को मिलके आपको या तो जगदीशपुर नाम मिलेगा या नाम मिलेगा बिहार, कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप बोलोगे कुंवर सिंह ने। बस ये राजपूत भी नहीं मिलता, इसलिए आप पजल हो गए ना। तो अभी बोले गुरुजी हमने बिहार पढ़ा रखा, पटना पे लिए, बात तो वही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए अगले प्रश्न में इससे रिलेटेड प्रश्न और आएगा, कोई प्रश्न तब बताएंगे। देखिए क्या दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। अब भारत छोड़ो आंदोलन किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। यह प्रस्ताव गांधी जी को कैद किया गया। अब यह प्रस्ताव कैद किया गया और किस जेल में रखा गया? जेल का नाम पूछ रहा है, बताइए भाई साहब। इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होगी और आपके प्यारे सर बलवंत सर रीजनिंग की क्लास लेंगे। और भाई साहब अभी बता देता हूं आपको मैं, रीजनिंग अगर आपको चंडीगढ़ पुलिस में कम से कम 35 में से 35% ही लाने हैं, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं आती रीजनिंग दोस्तों। तो अभी भी टाइम पड़ा है, 5 दिन पड़ा है, और इन 5 दिनों में कम से कम 500 प्रश्नों को लगा दो, एमसीक्यू को फोड़ दो भाई साहब। और बलवंत सर खुद बोल रहे कि 35 में से गुरुजी 35 तो पता नहीं, पर मैं 30 तक का आंकड़ा लगवा सकता हूं बच्चों का। जब आप रीजनिंग इतने पर्सन की, जीके इतने पर्सन की, मैथ जिसका अच्छा है तो ठीक है, मैथ को कम समय देके इन 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा समय दीजिए दोस्तों, सिलेक्शन हो जाएगा, विश्वास रखें, ठीक है। तो यहां पे क्या प्रश्न है देखिए, 2 घूंट चाय ले लेता हूं। पीपीटी बन रही है, पीपीटी बन रही है। हाँ, तो इसको गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कई बार आपको प्रवीण सर ने भी बताया है, तो हिस्ट्री की जो क्लास ले रखी है उन विद्यार्थियों को पता है, ये अपने आप कर लेना, कोई बड़ा बात नहीं है। एपिग्राफी है, जियोग्राफी है, डेमोग्राफी है, कौन सा है? तो आप कहीं बार बार घूमेंगे, तो अभी बता देता हूं, एपिग्राफी याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? वेद का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति किसने चलाई थी दोस्तों? आर्यों के द्वारा। और आर्यों ने वेदों की रचना की। वेद की रचना या वेद का जनक कौन कहलाता है? कहलाता है दोस्तों। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों यहां पे बताइए भाई। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपयुक्त सभी। गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं। वेद व्यास के द्वारा वेद चलाए गए थे दोस्तों। और याद रखना, गायत्री मंत्र की अगर बात पूछे तो आपका जवाब होगा ऋग्वेद। अगले प्रश्न में देखिए, तंजौर का वेदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो याद रखना, ये राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया। आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन दूसरी क्लास में करेंगे। और 22 जुलाई को दोस्तों 10 घंटे की मैराथन की क्लास चलेगी। 22 जुलाई को कहीं भटकना मत, एक चाणक्य विद्यापीठ को जेब में डाल लो अभी से, और 22 जुलाई को चुपचाप आ जाना। अभी बता रहा हूं, अपने सहपाठियों को बता देना। तो यहां ये लास्ट प्रश्न है भाई साहब। देखिए क्या कहता है, राउरकेला एक लो इस्पात कारखाना है, यानी कि स्टील प्लांट है। दुर्गापुर भी एक प्लांट है। ये क्या कह रहा है कि राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की
कल्पना किस पंचवर्षीय योजना से मिली है, यानी कि ये पूछ रहा है जब पंचवर्षीय योजना चलती थी तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। और उद्योगों के लिए याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सेकंड पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग ही था। और इसके तहत 1959 में राउरकेला और दुर्गापुर और प्लस में भिलाई नामक 3 इस्पात संयंत्र को बढ़ावा दिया गया। राउरकेला के ऊपर जो पैसा लगाया गया था या सहायता दी गई थी वह जर्मनी ने दी थी, जर्मनी। और दुर्गापुर के लिए याद रखना इंग्लैंड सहायता। और उसके बाद में भिलाई की अगर बात की जाए तो ये रूस है। और थर्ड पंचवर्षीय योजना में एक इस्पात कारखाना लगाया जो एग्जाम में पजल करता है, जिसका नाम आता है बोकारो। तो ये प्रश्न आता है बोकारो लो इस्पात कारखाना कहां पड़ता है, झारखंड में। और ये कब लगा था, 1964 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सेकंड पंचवर्षीय। तो इसके बाद आपकी जो क्लास है दोस्तों वो रीजनिंग की है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, एप्लीकेशन लिंक दे रखा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन में ही आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, और वो भी बिना किसी चार्ज के दोस्तों, कोई फीस नहीं लिख जाएगी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।